नमस्कार दोस्तों, पीएलटेक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए केबीएस पीआरटी के प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 111 से। क्वेश्चन नंबर 111 है, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अप्रेरित करने के लिए, ऑप्शन बी है अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ऑप्शन सी है शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। शिक्षक द्वारा अधिगम सामग्री के प्रयोग से तात्पर्य शिक्षण के उन साधनों से है जिनके प्रयोग से बालकों की ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं और वे पाठ के सूक्ष्म तथा कठिन भावों को सरलतापूर्वक समझ जाते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री में पाठ्य पुस्तकें, चार्ट, ग्राफ, स्लाइड और श्यामपट्ट मानचित्र ये सभी आते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यशपाल। इसका सही जवाब है लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक प्रोफेसर यशपाल हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मार्च 1992 में, ध्यान रखिएगा, 1992 में एक समिति की स्थापना की जिसका शीर्षक बिना बोझ के सीखना है। इस समिति का उद्देश्य भारत में स्कूली बच्चों पर बोझ या भार को कम करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है। दोस्तों कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। ये बालक की मूल प्रवृत्तियों, शक्तियों और रुचि के अनुकूल सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114, परिपक्वता है एक क्या है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अर्थ शरीर के स्वाभाविक विकास से है। आयु एवं बुद्धि के साथ साथ बालक के शरीर के अंग प्रत्येक का विकास ही नहीं, मानसिक विकास भी होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, यदि कूट निम्न प्रकार दिए हैं दोस्तों, यदि कूट निम्न प्रकार दिए हैं, ज्ञान, समझ, विश्लेषण, अनुप्रयोग, संश्लेषण और यहाँ पे मूल्यांकन, तो ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया। इनके वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। बालक के व्यक्तित्व का विकास 3 सीखने के क्षेत्रों में अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक क्षेत्र में होता है, जिससे ज्ञानात्मक पक्ष के लिए क्रम जो हो जाएगा ज्ञान सबसे पहले आएगा, उसके बाद समझ आएगा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन ए है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, ऑप्शन बी है कार्नेल कॉक्स स्केल, ऑप्शन सी है भाटिया बैटरी परीक्षण, ऑप्शन डी है कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कॉर्नेल कॉक्स स्केल। कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, भाटिया का बैटरी परीक्षण और कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण बुद्धि के परीक्षण है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और परीक्षण जिसे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, ये एक ऐसे परीक्षण है जो चित्र या आरेख जैसी दृश्य जानकारी को समझने और व्याख्या करने की शिक्षार्थी की क्षमता का आकलन करते हैं। कॉर्नेल कॉक्स स्केल बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 117 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है। ऑप्शन ए है मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, ऑप्शन बी है समाजमिति परीक्षण, ऑप्शन सी है शब्द साहचर्य परीक्षण, ऑप्शन डी है बाल समायोजन तालिका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शब्द साहचर्य परीक्षण। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण
परीक्षण शब्द साहचर्य परीक्षण है। इस विधि के माध्यम से अपने प्रतिचारों के आंतरिक लक्षणों, भावदशाओं, अभिव्यक्तियों, कल्पनाओं में पिरोकर कहानी के रूप में प्रकट करता है। इसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन शीघ्रता से कर लिया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण इसका सही जवाब है दोस्तों। शिक्षक पहले निदानात्मक शिक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान करते हैं, उसके बाद वे उनको व्यक्तिगत कठिनाइयों से मुक्त करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, ऑप्शन बी है बालक की व्यक्तिगता का सुसंगत विकास, ऑप्शन सी है बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं, ऑप्शन डी है बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 120 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? ऑप्शन ए है अभ्यास एवं त्रुटि, ऑप्शन बी है शास्त्रीय क्लासिकल अनुकूलन, ऑप्शन सी है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन डी है पुनर्बलन। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शास्त्रीय क्लासिकल अनुकूलन। शास्त्रीय क्लासिकल अनुकूलन अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है। शेष विकल्प अशुद्ध दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 121 है, विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए है नागरिकों के रूप में विकसित होने में, ऑप्शन बी है मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, ऑप्शन सी है समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, ऑप्शन डी है ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 122 है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। अनुच्छेद 45 संबंधित है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल। 86वां संविधान संशोधन 2002 में निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा गया है दोस्तों, जिसमें 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करना होगा जब तक वह 6 साल की आयु का नहीं हो जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123 है, एक कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता और उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है, आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि द्वारा विद्यार्थी सर्वप्रथम समस्या की पहचान करते हैं, फिर समस्या समाधान विधि के चरण का पालन करते हुए अपनी समस्या का निराकरण कर लक्ष्य हासिल करते हैं। यह विधि विद्यार्थियों में विभिन्न मानसिक क्रियाओं का, मानसिक शक्तियों का चिंतन, मनन, तर्क, निर्णय आदि का विकास करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 124, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा सेकेंड तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा थर्ड से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा सेकेंड तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी तथा गृह कार्य भी नहीं। कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक सप्ताह में 2 घंटे का गृह कार्य और कक्षा 6 से 8 तक सप्ताह में 5 से 6 घंटे का गृह कार्य की अनुशंसा की गई है दोस्तों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 125, वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है, तो आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लागत कम करने में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण विचारों के विकास और संगठन में उपयुक्त नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं विकास के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ परीक्षण महत्वपूर्ण है। इन परीक्षणों के द्वारा विद्यार्थियों की बुद्धि, अभिवृत्ति तथा ज्ञानार्जन के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया था, नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है 126,
पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी? किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 ने। पड़ोस के विद्यालयों के विचार की वकालत भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 ने की। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के रूप में भी जाना जाता है। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शैक्षिक क्षेत्रों के सभी पहलुओं की जांच 10+2+3, तो 10+2+3 शिक्षा की संरचना अर्थात सामान्य शिक्षा के 10 वर्ष, उच्च शिक्षा के 2 वर्ष एवं 3 वर्ष की डिग्री तथा पड़ोस का विद्यालय अर्थात प्रत्येक विद्यालय को उनके निर्धारित इलाके में बच्चों की जाति, धर्म और समुदाय के बावजूद प्रत्येक बच्चे को नामांकन लेना होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 127। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे, आपको बताना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सामवेगिक रूप से स्थित होते हैं। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे सामवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, अर्थात बच्चों के सर्वांगीण विकास में उनके सामाजिक, धार्मिक, शारीरिक एवं पारिवारिक वातावरण सुखद हों और सामवेगिक रूप से स्थिर हों, जिससे वह इन कारकों से सुगमतापूर्वक ज्ञानार्जन कर सके। क्वेश्चन नंबर 128 है दोस्तों। विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्णतः प्रतिबंधित है। विद्यालय में बच्चों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब पूर्णतः प्रतिबंधित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17(1) शारीरिक दंड पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। अधिनियम 2009 धारा 17(1) के तहत शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है और इसे धारा 17(2) के तहत दंडनीय अपराध बनाती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आकलन और मूल्यांकन। हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों में आकलन एवं मूल्यांकन इसके भाग नहीं है। हार्वर्ड के शिक्षण में 5 औपचारिक चरणों की वकालत की गई है। तैयारी, प्रस्तुति, तुलना अर्थात पूर्व विचारों की तुलना के माध्यम से नए विचारों को पूरी तरह आत्मसात कर और नए विचारों को दिमाग में प्रत्यारोपित करने के लिए उनकी समानता एवं मतभेदों पर विचार करना, और सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, ये 5 औपचारिक शिक्षण के पद दिए गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का, तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्थान था, परंतु फ्रेंच भाषा का स्थान नहीं था। अरविंद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में जिज्ञासा, खोज, विश्लेषण व संश्लेषण की प्रवृत्ति होती है। वे विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। वे बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक शिक्षा को भी अनिवार्य मानते थे। बालकों में सृजनात्मकता का गुण हो, इसलिए उन्होंने कला एवं चित्रकला की शिक्षा को भी अनिवार्य माना। महर्षि अरविंद प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर बल नहीं देते थे, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है। एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव में किसमें वृद्धि होती है? दिए गए ऑप्शन से आपको राइट आंसर का चुनाव करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों की प्रगति। एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव से शिक्षार्थियों की प्रगति में वृद्धि होती है, क्योंकि पर्यवेक्षण में विभिन्न विधियां शामिल हैं, जैसे निगरानी करना, निर्देशन, मार्गदर्शन, निरीक्षण एवं तालमेल। शिक्षा संबंधी और परामर्श संबंधी पहलू भी इसके अंग होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 133। घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्षण है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्षण शिक्षण और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना है। बच्चे स्कूल की शुरुआत अपने घर में और समुदाय में दूसरों के संपर्क से प्राप्त विचारों, भाषाओं, ज्ञान और कौशलों और अवधारणाओं के साथ करते हैं। बच्चे जब उनके सतत विकास के लिए मुख्य संसाधनों के रूप में उनकी भाषाई और सांस्कृतिक क्षमताओं की पहचान कर लेते हैं तो स्कूल में उनकी औपचारिक शिक्षा और भी अधिक प्रभावी हो जाएगी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है 134 क्वेश्चन नंबर। प्राथमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पठन को। माध्यमिक स्तर पर वीडियो अनुरूपण और प्रदर्शन की अपेक्षा पठन को तरजीह दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पठन अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 135। एक अच्छा मुख्याध्यापक प्राथमिक रूप में होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। एक अच्छा मुख्याध्यापक प्राथमिक रूप में एक अच्छा मानव होना चाहिए जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्रमुख रूप से बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील एक अच्छा इंसान होना चाहिए ताकि वह एक अच्छा शिक्षण वातावरण प्रदान कर सके। यह छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाएगा जिससे वे अपनी कक्षा में स्वतंत्रता महसूस कर सकें। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 136। प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके। अगला क्वेश्चन नंबर 137 है। निम्नांकित में से क्या परामर्श की विशिष्टता नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिगत साक्षात्कार। परामर्शदाता द्वारा एक पेशेवर गतिविधि है जो लोगों की विशेष रूप से व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों से उबरने हेतु परामर्श देती है। परामर्श प्रभावी हो सकता है जब यह मुक्त अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है जिसमें पर्यावरण या कोई विषय शामिल हो सकता है। साथ ही काउंसलर की अधिक भागीदारी बहुत प्रभावी परामर्श होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत साक्षात्कार परामर्श की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 138। शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्यार्थी के प्रति। शिक्षक का प्रथम दायित्व विद्यार्थी के प्रति होता है। शिक्षक शिक्षा के कार्यान्वयन करता है। उनका धैर्य और दृढ़ता कक्षा में एक छात्र की सफलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। शिक्षक का पहला कर्तव्य छात्रों के प्रति है क्योंकि वे एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं। शिक्षक छात्रों के भविष्य को आकार दें और उनकी सफलता में योगदान दें। सभी छात्रों की सीखने की विविध आवश्यकताओं को समझने और उन्हें जानने की कोशिश करें। तो शिक्षक का प्रथम कर्तव्य छात्रों के प्रति है दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, अब क्या करेंगे? तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा या दूंगी। तो अगला क्वेश्चन नंबर 140 है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, क्या नहीं आता है दोस्तों, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चित्रकला। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में चित्रकला नहीं आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों के विकास के सभी पहलुओं के मूल्यांकन की एक प्रणाली है। यह नियमित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। स्वच्छता, सहयोग, अनुशासन के साथ साथ बच्चों ने क्या सीखा आदि गुणों का पता इस प्रणाली के अंतर्गत चलता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है। निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व निर्धारित मानक। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है। विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः अपनी स्वयं की भाषा की क्षति का प्रतिकरण करने में सहायक होता है। बहुभाषिक उपागम का अर्थ जहाँ अलग अलग भाषाओं
वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 143 है, एक कक्षा 1st से 5th के विद्यालय में कुछ 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की उपलब्धता 30:1 है, अर्थात हम 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक, तो यहाँ पे सही 3 होगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का अनुपात जो होता है 1:35 होता है दोस्तों, अर्थात 35 विद्यार्थी में एक अध्यापक। तो राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 45। निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए वर्ष में 800 घंटे अर्थात 45 घंटे कार्य प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है, इसे भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया और यह 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 145 है दोस्तों, बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। बहुकक्षा शिक्षण से आशय है एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना, अर्थात अलग अलग स्तर के छात्रों को सिखाना, जिस कारण शिक्षक के व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146, गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकृतिवादी या प्रकृतिवाद। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालयी परिवेश पर सर्वाधिक प्रभाव प्रकृतिवाद का पड़ा, अर्थात प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से बुनियादी शिक्षा का शिक्षण के साथ साथ प्रयोग करना। अर्थात गांधी जी का दृष्टिकोण था कि कक्षा शिक्षण के साथ साथ विद्यार्थी को कुछ धनोपार्जन भी करना चाहिए, जिससे वे आत्मनिर्भर बने। बुनियादी शिक्षा के साथ साथ तकली से सूत काटना, चादर, रुमाल तथा बैठने के आसन आदि बनाना भी शामिल था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशिष्ट नहीं था? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। न्यूनतम अधिगम स्तर की महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं थी। न्यूनतम अधिगम स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे की समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। न्यूनतम अधिगम स्तर की बुनियादी विशेषताओं में अधिगम की बढ़ती क्षमता और गंभीर प्रदर्शन के लक्ष्यों को पूरा करना है, अर्थात ये उन अधिगम को परिणामों के अनुरूप हों जिन्हें सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 148 है, निम्नांकित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारण शक्ति के लिए उपयोगी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अभ्यास, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 149 है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर का बदलाव नहीं है। शेष विकल्प अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, निष्क्रिय से सक्रिय, अधिगम अधिग्रहण की ओर एवं कक्ष की चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर का बदलाव है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन है, पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, गीजूभाई पदेका।
पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक गीजूभाई बधेका थे। प्राथमिक शिक्षा जगत के लिए नवाचार शैक्षिक प्रयोगों का एक छोटा सा दस्तावेज है। इस पुस्तक के अंतर्गत पारंपरिक शिक्षा की रूढ़िवादिता प्रक्रिया को तोड़ते हुए गीजूभाई ने प्राथमिक शिक्षा को प्रायोगिक और मौलिक रूप प्रदान करने का सफल प्रयास किया। इसमें शिक्षक प्रधान शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे पेडागोजी के KVS PRT में पूछे गए पेपर से लिए गए थे क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको यह क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें ताकि हमें भी आप लोगों का सहयोग और सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।